नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज नेट पर। क्या दुनिया एक नई तेल जंग की तरफ बढ़ रही है? और क्या इस बार खेल अमेरिका बनाम चीन नहीं, बल्कि रूस बनाम पश्चिम है? वेनेजुएला ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली ने रूस के साथ अपने सबसे अहम ऑयल जॉइंट वेंचर्स को अगले 15 साल के लिए बढ़ा दिया। यानी अब ये डील सीधे 2041 तक चलेगी। ये कोई मामूली कागजी फैसला नहीं है। ये सीधा संदेश है दुनिया को कि वेनेजुएला अब पीछे हटने वाला नहीं है। इस डील के तहत वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी पीडीवीएसए और रूस की रोसडारूबेजनेफ्ट मिलकर बोकेरॉन और पेरिया जैसे बड़े तेल क्षेत्रों को ऑपरेट करेंगी। यानी उत्पादन, निवेश और कंट्रोल तीनों में रूस की पकड़ और मजबूत हो गई है। अब इसे ऐसे समझिए, जब अमेरिका सैंक्शंस के जरिए वेनेजुएला को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा था, ठीक उसी वक्त रूस चुपचाप वहां अपनी जड़ें और गहरी कर रहा था। यही वजह है कि ये डील सिर्फ एनर्जी कोऑपरेशन नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौरान रशिया और वेनेजुएला ने कुल 42 नए बायलैटरल एग्रीमेंट्स साइन किए, जो सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। एनर्जी, फाइनेंस, माइनिंग, लॉजिस्टिक्स और कई दूसरे सेक्टर इसमें शामिल हैं। इतना ही नहीं, 2025 में दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट को फॉर्मली रेटिफाई भी कर दिया। यानी ये रिश्ता अब शॉर्ट टर्म मजबूरी नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म प्लान बन चुका है। 18 दिसंबर 2025 को इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया, जब रूस ने खुलकर अमेरिका को चेतावनी दी। रूस के विदेश मंत्रालय ने बयान देते हुए कहा कि वह उम्मीद करता है कि अमेरिका वेनेजुएला को लेकर कोई भी ऐसा कदम न उठाए जिसे बाद में फेटल मिस्टेक माना जाए। इस बयान के साथ ही रूस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के समर्थन को दोहराया, यह साफ संकेत देते हुए कि मॉस्को इस मामले में पीछे हटने वाला नहीं है। इस बयान के बाद तनाव और गहरा हो गया है, क्योंकि अब यह सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि इसमें रूस की सीधी राजनीतिक भागीदारी भी खुलकर सामने आ गई है। अब सवाल उठता है, वेनेजुएला को रूस की 100% भागीदारी चाहिए? इतनी जरूरत क्यों है? वजह साफ है, सैंक्शंस। पश्चिमी प्रतिबंधों ने वेनेजुएला को सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी एक सीमित स्थिति में ला दिया है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के सैंक्शंस के बाद वेनेजुएला के लिए यूरोप और अमेरिका जैसे ट्रेडिशनल बायर्स लगभग बंद हो चुके हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि वेनेजुएला को मजबूरी में अपनी पूरी तेल 100% एक्सपोर्ट करना पड़ा। नीति एशियन मार्केट्स की तरफ मोड़नी पड़ी। आज हालात ये हैं कि वेनेजुएला का हेवी क्रूड चीन जैसे देशों को ब्रेंट क्रूड से 13 से $14 प्रति बैरल सस्ता बेचा जा रहा है। यानी एक तरफ तेल बेहद सस्ते दाम पर उपलब्ध है, दूसरी तरफ राजनीतिक और व्यापारिक अनिश्चितता बहुत ज्यादा है। लेकिन इसी अनिश्चितता ने एशियन बायर्स को मजबूत बार्गेनिंग पोजीशन दे दी है। चीन और कुछ हद तक भारत जैसे देश जानते हैं कि वेनेजुएला के पास सीमित विकल्प हैं, इसलिए वो बेहतर शर्तों पर डील कर पा रहे हैं। यही वजह है कि ये सिर्फ एक ऑयल ट्रेड नहीं रह गया, बल्कि मजबूरी और मौके के संतुलन का खेल बन चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि चीन सिर्फ वेनेजुएला से तेल खरीदने वाला ग्राहक नहीं है। चीन धीरे धीरे वेनेजुएला की पूरी एनर्जी इकोनॉमी के भीतर गहराई तक जुड़ चुका है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन ने वेनेजुएला में अरबों डॉलर का निवेश किया है। चीनी राज्य स्वामित्व वाली कंपनियों ने तेल, गैस और बिजली से जुड़े बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पूंजी लगाई है। चाइनीज बैंक्स अब तक 62 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज दे चुके हैं, और ये कर्ज किसी सामान्य बजट सपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि सीधे ऑयल फील्ड्स, रिफाइनरीज और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। मतलब साफ है, वेनेजुएला का तेल अब सिर्फ जमीन के नीचे पड़ा संसाधन नहीं रहा, बल्कि चीन की फाइनेंशियल एक्सपोजर और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा बन चुका है। यही वजह है कि वेनेजुएला आज आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि नीतिगत रूप से भी चीन पर ज्यादा निर्भर होता जा रहा है। अब बात करते हैं भारत की, क्योंकि ये कहानी तब तक पूरी नहीं होती जब तक इसमें भारत को शामिल न किया जाए। अगर कोई ये सोच रहा है कि ये सिर्फ वेनेजुएला, रशिया या चाइना के बीच का मामला है, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। भारत अपनी कुल तेल जरूरत का करीब 85% इंपोर्ट करता है। यानी दुनिया के किसी भी कोने में तेल से जुड़ी हलचल का पहला असर भारत की जेब पर पड़ता है। अगर वेनेजुएला में अस्थिरता बढ़ती है,
सैंक्शंस और सख्त होते हैं या सप्लाई चेन में थोड़ी भी रुकावट आती है तो उसका सीधा असर भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दिखता है। और पेट्रोल डीजल सिर्फ गाड़ी चलाने का खर्च नहीं है। जैसे ही ईंधन महंगा होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। ट्रक से लेकर ट्रेन तक का खर्च बढ़ता है और उसी के साथ सब्जी, दूध, दाल, फल, सीमेंट, स्टील, लगभग हर चीज महंगी होने लगती है। यानी महंगाई एक चेन रिएक्शन की तरह पूरे सिस्टम में फैल जाती है। जब महंगाई बढ़ती है तो इसका दबाव सीधे आरबीआई पर आता है। रिजर्व बैंक ब्याज दरें घटाने में सतर्क हो जाता है क्योंकि इन्फ्लेशन को नियंत्रण में रखना उसकी प्राथमिकता होती है। नतीजा यह होता है कि होम लोन सस्ते नहीं होते, कार लोन महंगे बने रहते हैं और बिजनेस के लिए कर्ज लेना मुश्किल हो जाता है। यानी हजारों किलोमीटर दूर लिया गया एक स्ट्रैटेजिक फैसला भारत के मिडिल क्लास की ईएमआई तक को प्रभावित करता है। तेल का दूसरा बड़ा असर पड़ता है भारत की करेंसी पर, यानी रुपए पर। जब भारत को महंगे दामों पर तेल खरीदना पड़ता है तो ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। डॉलर की मांग बढ़ती है और उसके साथ रुपया दबाव में आ जाता है। कमजोर रुपया मतलब इंपोर्ट्स और महंगे, फॉरेन डेट पर ज्यादा बोझ और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के बीच अनिश्चितता। यही वजह है कि वेनेजुएला से जुड़ा यह पावर गेम भारत के लिए सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक साफ संकेत है। अब सवाल उठता है कि इस अमेरिका, चाइना, रशिया के ट्रायंगल में भारत की स्थिति क्या है। भारत न तो खुलकर अमेरिका के कैंप में जा सकता है और न ही पूरी तरह चीन के साथ खड़ा हो सकता है। अब एक सवाल जो हर भारतीय के मन में उठना चाहिए, जब चीन वेनेजुएला में इतने बड़े स्तर पर निवेश कर सकता है तो क्या भारत को भी उसी दिशा में सोचना चाहिए? क्योंकि इंडिया सिर्फ दुनिया का बड़ा ऑयल बायर नहीं है, इंडिया दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एनर्जी कंज्यूमर्स में से एक है। अगर भारत वेनेजुएला जैसे ऑयल रिच देश में लिमिटेड और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करता है तो इसका मतलब सिर्फ सस्ता तेल नहीं होगा बल्कि लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी भी होगी। ऐसे निवेश से इंडिया को क्रूड ऑयल स्टेबल रेट्स पर मिल सकता है, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव कम होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और रुपये पर भी स्ट्रेस घटेगा। लेकिन भारत के लिए यह फैसला उतना आसान नहीं है जितना चीन के लिए रहा है। चाइना ने भारी निवेश किया, लेकिन उसके बदले में उसने बड़ा फाइनेंशियल एक्सपोजर भी लिया है। इंडिया की अप्रोच हमेशा बैलेंस्ड रही है, जहां अपॉर्चुनिटी दिखे वहां कदम बढ़ाओ, लेकिन किसी एक देश या रीजन पर पूरी तरह निर्भर मत बनो। वेनेजुएला में इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए तभी फायदेमंद हो सकता है जब वो फेज्ड तरीके से हो, इंटरनेशनल रूल्स के भीतर हो और मल्टीपल सप्लायर्स की स्ट्रेटजी के साथ जुड़ा हो। इसी नीति के तहत भारत रूस से भी तेल लेता है, गल्फ देशों से भी सप्लाई बनाए रखता है और अमेरिका के साथ भी डिप्लोमेटिक बैलेंस संभालता है। लेकिन रूस और वेनेजुएला की 2041 तक की ये लॉन्ग टर्म ऑयल डील एक बात बिल्कुल साफ कर देती है, ग्लोबल एनर्जी मार्केट अब सिर्फ डिमांड और सप्लाई से नहीं चलेगा। अब इसे अलायंसेस, सैंक्शंस, करेंसी प्रेफरेंसेस और लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स आकार दे रहे हैं।